बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 2 वीक की हमारी छुट्टियां थी, उसके बाद हम अपना टॉपिक दोबारा स्टार्ट करते हैं। इनर प्रोडक्ट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इनर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस। ये जो मेन कंसेप्ट है, बड़ा ही जो अहम कंसेप्ट है फंक्शन एनालिसिस का, वो आपके सामने है। इनर प्रोडक्ट स्पेस, इससे रेलिवेंट एक्सरसाइजेस, इससे जो हमारा एक वाइवा था लास्ट, हमने कंडक्ट किया था ग्रुप्स बना के। उसमें मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से। उन क्वेश्चन के पूछने का मकसद यही होता है कि उस तरह के मिलते जुलते जो क्वेश्चन है ना, वो हर टॉपिक पे आप खुद तैयार किया करें। सोचा करें कि इससे रेलिवेंट क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या किस तरह से इसका आंसर देना चाहिए। अब हम इस जो हमारा जो टॉपिक है इनर प्रोडक्ट का, इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। मुख्तलिफ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। सबसे पहले जो हमारे पास जो रिलेशन है इनर प्रोडक्ट का नॉर्म स्पेस के साथ, इनर प्रोडक्ट स्पेस का नॉर्म स्पेस के साथ, या इनर प्रोडक्ट का नॉर्म के साथ, वो क्या है। अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट गिवन है, उससे ना आप नॉर्म बना सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब आपने सिर्फ वहाँ पे ना सिर्फ एक डेफिनेशन दी थी कि किस तरह से इनर प्रोडक्ट से एक ऐसी मैप बनाई जा सकती है जो नॉर्म की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। उसमें से जो 3 है, N1, N2, N3, ये तो बड़ी इजी सी हैं। वो कहता है जो N1 और N2 है, इसको IP4 से आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। N3 जो है ना, इसको IP2 और IP3 के साथ आप कर सकते हैं, जो कि नीचे दी गई है। ये एक्चुअली अल्फा एक्स का नॉर्म का स्केयर इक्वल है। ये रिलेशन है जो हम यूज़ करते हैं कि अगर एक कोई वेक्टर है अल्फा एक्स, उसका नॉर्म लिया, उसका स्केयर लिया, वो एक्चुअली इनर प्रोडक्ट के इस तरह के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अल्फा एक्स इंटू अल्फा एक्स का इनर प्रोडक्ट। अब अल्फा एक्स इंटू अल्फा एक्स इनर प्रोडक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में से आपने एक्स का इनर प्रोडक्ट, एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट अगर अकेला रखना है, तो आप 2 दफ़ा यहाँ पे होमोजीनियस प्रॉपर्टी सेट अप्लाई करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट होता है ये सिमेट्रिक नहीं होता, बल्कि इसमें होता है जी कॉन्जुगेट इन्वॉल्व होता है। अल्फ़ा एक दफ़ा लिया आपने लीनियरिटी की वजह से। इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन द फर्स्ट आर्गूमेंट। फर्स्ट आर्गूमेंट का मतलब ये है कि इसके 2 आर्गूमेंट्स हैं, ये आर्गूमेंट है, एक ये आर्गूमेंट है। 2 पोजीशन है। पहली पोजीशन के लिहाज से ये लीनियर है, इस वजह से अल्फ़ा बाहर आ गया। अब दूसरे साइड से जो अल्फ़ा ऐसे बाहर निकालने के लिए कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके फिर दोबारा इसको, ये इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज इकट्ठी की गई हैं। अल्फ़ा कॉन्जुगेट इंटू अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट। अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूजली हम जनरल प्रूफ कर रहे हैं तो हम इसे कॉम्प्लेक्स में प्रूफ कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये रियल के लिए प्रूफ हो जाएगी। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट जैसे आप पढ़ते रहेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, आपको पता है कि वो z मॉड का स्केयर होता है। इसके बाद अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल हो गया अल्फा मॉड का स्केयर इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्केयर। तो यहाँ पे आप स्केयर रूट अप्लाई कर दें दोनों साइडों पे। अब देखिए यहाँ सब जगह पे इक्वालिटी है, कहीं पे इनइक्वालिटी नहीं है। तो इधर स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो अल्फा एक्स नॉर्म आ जाएगा, इधर अप्लाई करेंगे तो अल्फा मॉड इंटू अल्फा नॉर्म एक्स नॉर्म आ जाएगा। सो वी कैन गेट N3। अब N1, N2, N3 तो हो गई, N4 रह गई है। N4 डायरेक्टली नहीं होती इन प्रॉपर्टीज से। N4 को प्रूफ करने के लिए आपको एक ख़ास मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले शिवार्ज इनइक्वालिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। शिवार्ज इनइक्वालिटी प्रूफ करेंगे, उसके अंदर उसको यूज़ करके ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करेंगे। तो नीचे जो लेमा है ना, इसके करने का मकसद यही है कि इसमें आप N4 प्रूफ करें। N4 के लिए उसने एक लेमा बना दिए, एंड इनर प्रोडक्ट inner product and the corresponding norm satisfying the Schwarz inequality and the triangle inequality as follows। ए में जो दी गई है ये Schwarz inequality है। वो कहती क्या है, वो कहता है कि अगर x और y 2 वेक्टर्स हैं, उनका इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं, उसका जो मॉड है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहती है x के नॉर्म से और y के नॉर्म के प्रोडक्ट से। ये जनरल ट्रू है कि कोई भी 2 वेक्टर्स लें, उनका इनर प्रोडक्ट लें, उनकी मॉड लें, तो वो हमेशा छोटा रहेगा। एक्स के वेक्टर का नॉर्म लेके वाई के वेक्टर का नॉर्म लें, उनका प्रोडक्ट लेंगे। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। और इसके अंदर जो इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी में कब तक कन्वर्ट होगी? तब भी कन्वर्ट होगी जब एक्स और वाई लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये 2 वेक्टर जो आप ले रहे हैं, अगर दोनों डिपेंडेंट हैं,
तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी आ जाएगी। ये है इसके अंदर एक रिलेशन। सिमिलरली सेकंड जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टी बी है, ये है जी हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो हमें चाहिए, जैसे ये N4 भी है। और यहाँ पे भी इक्वालिटी की पोजीशन कब आएगी, जब हमारे पास दो चीज़ें हो, या तो y 0 हो जाए। जब y 0 हो जाएगा ऑब्वियसली इक्वालिटी आ जाएगी आपके सामने, मतलब इनमें से एक 0 हो जाए, x 0 हो जाए या y 0 हो जाए, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, या x और y डिपेंडेंट हो। ये डिपेंडेंट यहाँ पे इसलिए नहीं कहा क्योंकि इधर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि c रियल नंबर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या x इक्वल टू cy के, मतलब लाइन बन रही है x इक्वल टू cy, c एक रियल नंबर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब ही इक्वालिटी मुमकिन है। अदरवाइज बाकी केसेस में इनइक्वालिटी, इफ एंड ओनली का मतलब है कि इसके अलावा जहाँ भी आप चाहते हैं ना वहाँ पे इनइक्वालिटी जो है ना स्टिक रहेगी, क्योंकि इक्वालिटी वहाँ पे नहीं आएगी। इसे लेस देन और इक्वल टू कहते हैं, सेकंड वाली जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है जो कि हमने प्रूफ करनी है इसमें। अब शिवार्ज इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है हमने कि हर दो वेक्टर्स के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है, और इक्वालिटी के केस भी अलग आया हुआ है। अगर y 0 हो जाए, यहाँ पे एक वेक्टर 0 हो जाए, मतलब दोनों में से दोनों में एक वेक्टर 0 होगा, ये 0 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे x का 0 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, 0 पे 0 इक्वालिटी आ जाएगी। इफ y is equal to 0 then one holds trivially. Why? Because since x into 0 is equal to 0, किसी भी, अच्छा ये जो फैक्ट उसने लिखा है ना कि किसी भी वेक्टर के साथ, नॉन जीरो वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। एक्चुअली इसने जनरली डायरेक्टली लिख दिया है, जैसे कि हम मैं आपको जीरो वेक्टर का नॉर्म 0 आता है, ये भी प्रूफ किया था भाई यूजिंग N2 या IP जो हमारे पास गिवन है प्रॉपर्टी लीनियरिटी की, उसकी वजह से भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 वेक्टर है, ये 0 वेक्टर को 0 इंटू 0 स्केलर इंटू कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लिख दें तो आप लिख सकते हैं। फिर इसमें से ना उस 0 को बाहर निकाल लें बाई यूजिंग लीनियरिटी, 0 को कॉन्जुगेट एक्चुअली बाहर आ जाएगा, 0 को कॉन्जुगेट बाहर आएगा तो वहाँ से आप 0 को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो ये एक ट्रिवियल सा फैक्ट है। इसके बाद अगर हमारे पास, अब हम सपोज विदाउट लॉस ऑफ आइडेंटिटी वी कैन अज्यूम दैट बोथ फैक्टर्स आर नॉन जीरो, क्योंकि 0 के लिए कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। इफ y is not equal to 0 then we can get an alpha such that we have this, we have every अच्छा ये हमारे पास ना अल्फा जो मर्जी ले लें आप, आर्बिट्रेरी अल्फा ले लें, उसके लिए ये जो इनइक्वालिटी ये तो ट्रू हो जाएगी। किसी भी वेक्टर का नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अल्फा माइनस x माइनस अल्फा y है, इसका नॉर्म का स्केयर लिया है। वैसे तो अगर वो नॉर्म ही ले लेता तब भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्केयर लेने का मकसद ये है कि जब मैं नॉर्म का स्केयर लेता हूँ तो इनर प्रोडक्ट में ना यहाँ पे स्केयर रूट गायब हो जाता है। हमें स्केयर लेने का ना ये एडवांटेज है, x माइनस अल्फा y का नॉर्म उसका स्केयर ले लिया, उससे क्या होगा कि इनर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास x माइनस अल्फा y कॉमा x माइनस अल्फा y आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि नॉर्म का इनर प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है, ये तो पढ़ चुके हैं ऊपर। इनर प्रोडक्ट इनर प्रॉपर्टी उसकी डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे एक रिलेशन दिया था। फिर आगे अगले स्टेप पे हमने क्या किया, अगले स्टेप पे हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगाई और इसका एक्सपेंड कर दिया। x का इनर प्रोडक्ट x का y से इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा, अल्फा इनटू दिस वन, जो ये पैरेंथेसिस में जो बड़ी ब्रैकेट में अंदर ये जो वैल्यू दी गई है, इस एक्सप्रेशन को ना उसने इस तरह से रिलेट किया है। We see that the expression in the bracket is 0 if we choose alpha conjugate is equal to y(x) over y into y। अगर वो कहता है कि मैं क्योंकि आर्बिट्रेरी अल्फा के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, तो अगर मैं अल्फा कॉन्जुगेट ये ले अल्फा ऐसा ले लूँ कि उसका कॉन्जुगेट ये हो जाए, तो एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है ना अंदर वाला वो 0 हो जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं आसानी से, भाई अल्फा कॉन्जुगेट की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली y इंटू वाई आपस में y क्योंकि नॉन जीरो है, y नॉन जीरो तो इसका इनर प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, तो वो डिवाइड हो सकता है। y नॉन जीरो लेने का मकसद ये है कि इसका यहाँ पे डिवीजन इसकी मुमकिन हो जाए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ इसको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, y x आ जाएगा, इधर y x है, y x से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा।
अगर आप अल्फा कॉन्जुगेट ऐसा लेते हैं तो अल्फा कॉन्जुगेट ऐसा लेने से हमारे पास जो रिमेनिंग ये इनइक्वालिटी है वो ये बचेगी। इसको रीअरेंज किया गया x इंटू एक्स का नॉर्म इनर प्रोडक्ट इक्वल x नॉर्म का स्क्वायर के माइनस दिस वन x y, ये y x है। इसको अगेन आपको कंजुगेट की शक्ल में x y की कंजुगेट की शक्ल में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये एक वेक्टर है तो एक स्केलर है, इसका कंजुगेट साथ है तो नॉर्म का स्केयर आ जाएगा। नीचे y इंटू वाई का इनर प्रोडक्ट है जो कि y नॉर्म स्केयर है। तो ये इक्वालिटी सिंपल है। ये जो ये यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है, ये पूरी चीज़। इसको अगर इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे यहाँ पे इनइक्वालिटी है, जीरो इज दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, मतलब इसमें से इस चीज़ को निकाल भी दें तब भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इधर अगर आप दोनों साइडों पे y नॉर्म स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर एक a लेस देन b हो तो किसी ऐसे c से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि पॉजिटिव हो या नॉन नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वैसे भी जीरो है, जीरो के साथ जब y नॉर्म को अप्लाई नॉर्म स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर इंटू वाई नॉर्म स्क्वायर, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्चुअली मेरे पास वन आ जाएगी, बड़ा सिंपल सा है ये। आप इसका क्योंकि स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, रीअरेंज करके लिखेंगे। अगले स्टेप पे हमारे पास क्या है, इक्वालिटी के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। इक्वालिटी होल्ड्स इन दिस डेरिवेशन इफ एंड ओनली y इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये अगर y जीरो हो जाए तब भी इक्वालिटी आ रही है, वो ऊपर देख चुके हैं, मैंने वर्बली बताया भी था। या अगर ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ आ जाए तब भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जीरो हो जाए क्योंकि इसी स्टिक इनइक्वालिटी की वजह से ही जाके बाकी एक्सप्रेशन प्रूव हुआ था ना। अगर यहीं पे इक्वालिटी इधर ही जीरो आ जाए, ये जीरो होगा तो ये जीरो होने का मतलब क्या है कि एक्स माइनस अल्फा वाई जीरो है। नॉर्म की तो प्रॉपर्टी ये कहती है किसी नॉर्म किसी वेक्टर का नॉर्म अगर जीरो है तो एक्चुअली वो वेक्टर जीरो है। तो एक्स माइनस अल्फा वाई जीरो हो जाएगा। एक्स माइनस अल्फा वाई जीरो का मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई। तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल बन गया है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल बन गया। तो इससे क्या अंदाजा होता है कि ये डिपेंडेंट हो गए हैं एक्स और वाई। तो ये शिवार्ज इनइक्वालिटी का प्रूफ था जी। अब इस इनइक्वालिटी को हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। अब हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। इसके अंदर अगर मैं एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्केल लेता हूँ, ये तो सिंपल इक्वालिटी है बाय डेफिनेशन। फिर अगेन इसको एक्सपेंड किया गया है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को एक्सपेंड किया गया, यहाँ पे स्केयर आ गया, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास शिवार्ज इनइक्वालिटी कहती है कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो ये इसके इक्वल है, दोनों की ना, इस एक्स वाई का की जो मॉड की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है वाई एक्स की। कॉन्जुगेट अगर हो भी जाए तो कोई इफेक्ट नहीं करता दोनों का। लेकिन हमें पता है कि एक्स वाई का कॉन्जुगेट है, सॉरी एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट इसका नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म इनटू वाई नॉर्म पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जब इधर अप्लाई करेंगे इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। जब 2 टाइम्स होगा तो a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा फिर ये। तो a प्लस बी एक्स प्लस वाई होल नॉर्म स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म होल स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर दोनों साइडों पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपके पास 2 आ जाएगी। वहाँ अब इक्वालिटी वाला केस रह गया, इक्वालिटी कब होल्ड करती है। उसकी इक्वालिटी होल्ड करने के लिए इसके इक्वल होना चाहिए। इक्वालिटी तभी मुमकिन है जब ये वाली चीज़ के इक्वल हो जाए। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इक्वल है 2 टाइम्स इसके। राइट साइड अगर आप देखें इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स को लिखेंगे एक्स वाई का कॉन्जुगेट, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 अगर हो तो वो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई होता है। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आपको थोड़ा सा आता है तो वहाँ से आप ये चीज़ आसानी से देख सकते हैं। ये बड़े आसान सी ये एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़िएगा, इसको मुकम्मल कीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास दो यही से नतीजा निकलेगा कि सी ग्रेटर देन जीरो और यहाँ से ना एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाना है। तो ये हमारे पास एक फैक्ट था
ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बाद हमें ये प्रूफ मुकम्मल होता है कि हर जो इनर प्रोडक्ट है वो एक्चुअली नॉर्म बनाता है। नॉर्म इंड्यूस बाय इनर प्रोडक्ट प्रूफ हो गया है, या हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस बन गई है। वाइस वर्सा के हवाले से कोई अंदाजा नहीं है कि हाँ, ये कैसे बता सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द इनर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, लेमा 3.2.2 है। इफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस if in an inner product space xn converges to x and yn converges to y, then we have this relation। अच्छा, इसको कंटिन्यूटी क्यों कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इससे पहले ना हमें कुछ रिजल्ट्स देखे थे, कंटिन्यूटी क्राइटेरिया देखा था। किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने का क्राइटेरिया था कि अगर एक एक्शन कन्वर्ज करता है एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ एक्स को। अगर एक्स कंटिन्यूस है, ये इफ एंड ओनली क्राइटेरिया, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कहते हैं इसे। अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है, ये भी एक मैप है, वेक्टर स्पेस है उसके फील्ड पे। तो मैप है तो कंटिन्यूटी के बारे में, उसके बारे में बता सकते हैं। ये 2 आर्गुमेंट का फंक्शन है। मैं बार बार 2 आर्गुमेंट कहता रहता हूँ ताकि आपको ये बात भूले ना कि इस कॉमा के पहले एक वेरिएबल है, दूसरे कॉमा के बाद दूसरा वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब दोनों अगर वेरिएबल के वाले से अगर वो पहले आर्गुमेंट पे भी वो कॉन्टिन्यूस और दूसरे आर्गुमेंट पे भी कॉन्टिन्यूस हो जाए तो हम उसे फिर ओवरऑल कॉन्टिन्यूस ही कहेंगे ना। एक्स एन कन्वर्ट करता है एक्स को और वाई एन कन्वर्ट करता है वाई को, तो ये इंप्लाइज करता है कि एक्स एन वाई एन का इनर प्रोडक्ट सीक्वेंस का वो भी कन्वर्ट करेगा एक्स वाई को। बड़ा ये जो हमें बता रही है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है ना, एक्चुअली ये कंटिन्यूस मैप है। इसी तरह से हमने पहले प्रूफ किया था कि नॉर्म भी एक कंटिन्यूस मैप है, वहाँ भी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अप्लाई किया जा सकता है। अब हमने कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स एंड वाई एन का जो इनर प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंस लेते हैं एक्स वाई के साथ। वहाँ पे शिवार्ज इनइक्वालिटी को, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं। अब एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट डिफरेंस और इसका मॉड ले लिया है, वो मॉड है हमारे पास। अंदर हमने इस पर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है एक्स एन वाई एक्स एन वाई, एक्स एन का वाई से इनर प्रोडक्ट और एक्स एन वाई का इनर प्रोडक्ट से, वहाँ से हमने इसको रीअरेंज करके इस शक्ल में लिखा है। फिर मॉड की प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे ना हमने मॉड की ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई है। एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस एक्स एन माइनस एक्स कॉमा वाई, इधर से वाई यहाँ पे एक दफ़ा आ जाएगा। इधर देखें ना, ये हमें IP जो 2 है ना, ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू की ना ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे जब लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, अगले स्टेप पे हमने ना यहाँ पे शिवार्ज इनइक्वालिटी लगाई है। शिवार्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, एक्स एन एक वेक्टर, एक्स एन माइनस वाई ये एक और वेक्टर है। दोनों का इनर प्रोडक्ट का मॉड है वो लेस देन इक्वल टू होगा एक्स एन के नॉर्म के वाई एन माइनस वाई के नॉर्म के, प्लस एक्स एन माइनस एक्स के नॉर्म वाई एन। ये वाली जो चीज़ है ये इससे छोटी है, ये चीज़ इससे छोटी है, दोनों का सम भी इन दोनों से छोटा होगा ना। ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, सी लेस देन डी इंप्लाइज करता है ए प्लस बी लेस देन सी प्लस डी। ये इनइक्वालिटी अब रियल नंबर्स पे पढ़ चुके हैं, ये नंबर्स बन गए ना, रियल नंबर्स बन गए तो यहाँ से इनइक्वालिटी आ गई ये वाली। अब कन्वर्जेंस क्या कहती है, एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को, तो ये जो एक्स एन है जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, वाई एन माइनस वाई भी जीरो हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स भी जीरो हो जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब राइट साइड जीरो हो रही है तो लेफ्ट साइड भी ये चीज़ अप्रोच करेगी, ये कन्वर्ज करेगी, एक्स एन कन्वर्ज करेगी, वाई एन कन्वर्ज करेगी, तो एक्स एन माइनस वाई एन भी कन्वर्ज कर देगी एक्स वाई को। तो वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि एक्स इनर प्रोडक्ट इज कंटिन्यूस मैप। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं फर्दर, जो कि हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस में। जब भी दो स्ट्रक्चर को आइसोमॉर्फिक करते हैं तो आप इसमें ये ज़रूर नोट किया करें कि उसके अंदर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस किस तरह के हैं। अब आपको पता है इनर प्रोडक्ट जो हम जब ले रहे हैं तो एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसपे इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, तो इनर प्रोडक्ट भी प्रिजर्व रहना चाहिए ना। जैसे कि आइसोमेट्री बनाई थी, इसी तरह से हमारे पास आइसोमेट्री टाइप की आइसोमेट्री तब जब बनाई थी उस वक्त हमने ये कहा था कि डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप। फिर नॉर्म के अंदर जब गए थे, नॉर्म हमारे पास एक लीनियर मैप लेके चले थे वहाँ पे।
अब ये एक मैप बनाइए जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, दूसरी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर एक्स और एक्स टिल्डा बाइजेक्शन है, और साथ वो प्रिजर्व रखनी चाहिए इनर प्रोडक्ट। प्रिजर्व रखने का मतलब ये है कि एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल रहे टी एक्स और टी वाई के इनर प्रोडक्ट के। जो इमेजेस के इनर प्रोडक्ट है वो भी इक्वल हर एक्स वाई के लिए अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो हम कहेंगे कि इनर प्रोडक्ट प्रिजर्विंग मैप हो गई ये। तब जाके कहेंगे कि ये जो है ना टी आइसोमॉर्फिज्म में एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दूसरे इनर प्रोडक्ट स्पेस में। एक तो वो इनर प्रोडक्ट से इनर प्रोडक्ट पे तब होगी आइसोमॉर्फिज्म, एक तो बाइजेक्टिव हो और वो इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी उसे प्रिजर्व रखे। इसके बाद कंप्लीशन थ्योरम है। पहले मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल्स दे भी चुका हूँ कि हर जो है ना हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना कंप्लीट नहीं होती, मतलब वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं, मतलब कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। तो उसकी कंप्लीशन कैसी होगी? कहते हैं हर इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए ऐसी हिल्बर्ट स्पेस लाजमी मिलती है जिसका जो एक्स का कोई सबसेट होता है ना, वो उसके आइसोमॉर्फिक होती है, और डब्ल्यू जो है ना हमारे पास सबसेट है वो डेंस होगा एच में, और ये जो होगा ना स्पेस एक्स एच जो होगी वो यूनिक होगी एक्सेप्ट आइसोमॉर्फिज्म। इसका प्रूफ आप लोग खुद करेंगे, ये इस तरह का प्रूफ पहले आप 2 दफ़ा कर चुके हैं, तो ये मुकम्मल करेंगे इसको। फिर सब स्पेस का कंसेप्ट है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की सब स्पेसिस किस तरह की होंगी, कैसे डिफाइन कराएंगे। सब स्पेस वाई ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डिफाइंड टू बी द वेक्टर सब स्पेस ऑफ एक्स टेकिंग विद इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स रिस्ट्रिक्टेड टू वाई क्रॉस वाई, जैसे हमने मीट्रिक में किया था मीट्रिक स्पेस। लेकिन इसके अंदर एक बात जो याद रखने वाली है ना वो वेक्टर स्पेस, क्योंकि जो आप एक्स ले रहे हैं इनर प्रोडक्ट जिसे कह रहे हैं वो वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस की सब स्पेस जो वही होती है जो खुद इटसेल्फ सब स्पेस हो। तो आर्बिट्रेरी एक्स का सबसेट नहीं लेना इनर प्रोडक्ट सब स्पेस के अंदर। एक्स जो है ना एज ए वेक्टर स्पेस है जो है ना उसकी सब स्पेस लेनी है और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देना है इनर प्रोडक्ट को, तब जाके सब स्पेस बनेगी। और सिमिलरली हिल्बर्ट स्पेस के लिए हमारे पास वो हो, हिल्बर्ट स्पेस में ये बात याद रखें कि इसमें ना वाई जो सब स्पेस ले रहे हैं ना वो कंप्लीट होनी जरूरी नहीं है, जैसे कि बनाक स्पेस में है तो हमने चैप्टर 2 में कहा था, ये बड़ी अहम बात है। नो डैट वाई नीड नॉट बी हिल्बर्ट स्पेस बिकॉज वाई मे नॉट बी कंप्लीट, लेकिन उसकी सब स्पेस वो होगी। तो देखा जाए तो अगर एक स्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर वो हिल्बर्ट स्पेस है तो एज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस जो उसकी सब स्पेसिस बन रही हैं वही उसकी सब स्पेसिस आगे भी जाएंगी। ये दूसरी बात है कि उसकी हिल्बर्ट स्पेस की कौन सी सब स्पेसिस जो कंप्लीट होती हैं, वो ये थ्योरम बताता है कि वाई कंप्लीट कब होगी, जब वाई क्लोज होगी। दैट वाई विल सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच देन वाई इज कंप्लीट इफ एंड ओनली वाई इज क्लोज। क्लोजनेस और कंप्लीटनेस का ताल्लुक आप शुरू चैप्टर 1 से कर चुके हैं। चैप्टर 1 में भी इस तरह का क्राइटेरिया किया था, चैप्टर 2 में भी किया, चैप्टर 3 में भी आपके पास आ गए। हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होती है ना वो कंप्लीट होती है, ये पहले पढ़ चुके हैं, ये भी इस तरह का रिजल्ट पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो इसके जो सी पार्ट है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि पहले नहीं था। इफ एच इज सेपरेबल, हिल्बर्ट स्पेस अगर सेपरेबल है तो उसकी सब स्पेस जो भी होगी ना ये जो वो भी सेपरेबल ही होगी। हर सब स्पेस जो सेपरेबल इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो सेपरेबल होती है चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि हो सकता है हिल्बर्ट स्पेस की कुछ सब स्पेसिस होती हैं जो कंप्लीट होती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन अगर एच हिल्बर्ट स्पेस सेपरेबल है तो उसकी जो कंप्लीट वाली भी हैं वो भी सेपरेबल होंगी और जो इनकम्प्लीट है वो भी सेपरेबल होंगी। सी पार्ट इंडिपेंडेंट है, इसमें कंप्लीटनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई सब स्पेसिस हो सकता है कि सेपरेबल हो लेकिन कंप्लीट ना हो, कुछ हो जो कंप्लीट हो लेकिन सेपरेबल ना हो। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, ये हमारे पास इंटरेस्टिंग पार्ट था। इसको आप लोगों ने करना है, इसकी एक्सरसाइज भी करनी है। ये जो इसकी एक्सरसाइज है ना आपने तकरीबन पहले ही मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इसकी करनी है। चैप्टर इसकी एक्सरसाइज 2 करें आप लोग, 3 करें, बाद वाले रहने दें। अच्छा ये 4 करें जी, आप लोग 5 करें, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे,
9 कर ले, ये तकरीबन 8 क्वेश्चन है, पहला और आखिरी नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। नेक्स्ट हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एंड डायरेक्ट सम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, अब स्पीडी लेक्चर होंगे तो साथ साथ करते रहेंगे। आपको पता है ना 24 से, मेरा ख्याल है 24 से 25 से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और सुनने में ये है कि वो भी ऑनलाइन ही है, क्योंकि पहला मीट आपका ऑनलाइन हुआ था, तो ये भी ऑनलाइन फाइनल होगा। लेकिन ऑब्वियसली मीट का रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, और रिजल्ट के बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं। अच्छी, अगर आपने 80 मार्क्स लेने हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पासिंग क्राइटेरिया जो है ना वो ज़्यादा निस्बतन आसान होता है ऑनलाइन में, लेकिन मार्क्स ज़्यादा लेने का जो क्राइटेरिया है ना ये डिफ़िकल्ट होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे अपने इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।